आयुर्वेद का बस चले तो वो आपको it will give you everything that is available under the sky. It does not has a bias when it comes to recognizing energy और potency. अगर men को अपने sperm बढ़ाने हैं, so the most aphrodisiac food are the eggs of crocodile. आयुर्वेद में कोई restriction नहीं है, इसीलिए आयुर्वेद poison को भी use करता है. अभी भी हम आयुर्वेदा को अल्टरनेट ट्रीटमेंट देखते हैं. चलो ठीक है, आप मॉडर्न मेडिसिन कर रहे हो, चलो फिर आयुर्वेदा यूज़ कर देते हैं. इज़ आयुर्वेदा ऑलवेज सेफ, अनसेफ? You tell me, Divya ji, will anything which is effective will not have side effects? सो आईड लव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्यों हमारा एक माइंडसेट है कि कोई सैड को हम क्विकली वी वांट टू सॉल्व इट. व्हाई इज इट रॉन्ग? ये एक बहुत डीप कंडीशनिंग है. हम इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी इसलिए ढूंढते रहते हैं ताकि हम अपने आप को अवॉइड कर सकें. कंफर्ट वो सबसे बड़ा फैक्टर है विच कम्स इन द वे ऑफ ऑल काइंड ऑफ ग्रोथ एंड रियलाइजेशन. कंफर्ट हमसे इजीली नहीं छूटता, इसीलिए पेन हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में फ्री होता है. खुशी का पल कभी इंस्टॉलमेंट में फ्री नहीं होता, वो भी आता है और अभी खत्म हो जाता है. नहीं कहते क्या लोगों की यू नो व्हाट, आपके अंदर फायर नहीं दिख रहा है. किस फायर की बात कर रहे हैं हम? कई बार आप लोगों को मिलते हैं जिनको देख करके ही आप प्रभावित हो जाते हैं. उनमें आप कहते हैं कि इनमें एक ऑरा है, इनमें एक निखार है. एक्चुअली हम हमारे डिस्टर्बेंस को दबाते हैं. शायद वो डिस्टर्बेंस ही थ्रेशोल्ड है जिसे आपको क्रॉस करना है, और कुछ बहुत प्रेशियस आपके लिए वेट कर रही होती है. आई एम अज्यूमिंग दैट आयुर्वेदा इज ऑल्सो फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि आप योर बॉडी इज परफेक्ट एज इट इज़. इफ यू कैन मैनेज एंड मेंटेन इट. हम उसको मैनेज और मेंटेन नहीं करते, लेकिन इतना डिप्लीट कर देते हैं. फिर जब डिप्लीट हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, फिर हम बोलते हैं अब इसको फिक्स करते हैं. मुझे 2 क्यूज़ मिल रहे हैं आप जो कह रही हैं, मैनेज और मेंटेन. राइट. ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मैनेज और मेंटेन करनी है? अगर इस बात का बहुत क्लियर ख्याल आ जाए आपको कि आपको वो एग्जैक्ट एक क्या चीज़ है जो मैनेज करनी है और मेंटेन करनी है, यू विल बी मे बी यू हैव गॉट द की. आपको वो मास्टर की मिल जाएगा आपके हेल्थ का. सो अगर हमें शरीर को समझना है तो एक बात बहुत बुनियादी, जो मोस्ट फंडामेंटल बात जो शरीर के साथ आती है, वो है उसकी एक अपनी इंटेलिजेंस. राइट. शरीर की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है हीलिंग की और रिजुविनेशन की, रीजनरेट करने की. ये प्रकृति से खुद आती है उसे. यानी हमारी बॉडी डिजाइंड ही है हील होने के लिए और रीजनरेट करने के लिए. राइट. कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं जब ये एबिलिटी शरीर की ड्रॉप हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ब्लॉक हो सकती है. सो शरीर जो है वो हीलिंग या रीजनरेट तब कर पाता है जब उसकी वाइटैलिटी, आयुर्वेद में शब्द है उसके लिए ओज, उसकी जब वाइटैलिटी एक ऑप्टिमम लेवल पे जब मेंटेन रहती है. यानी ओज को ऐसे डिफाइन करना चाहिए, मान लीजिए आपके कमरे में सब कुछ हो. ओके, ये दीवारें हो, ये फर्श हो, सोफा है, सब कुछ हो. ओके, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन इस कमरे में अगर बिजली ना हो, इस कमरे में अगर रोशनी ना हो, तो कितना फर्क पड़ जाएगा. और मान लीजिए जैसे ही इस कमरे में रोशनी आ जाए, सो वो जो एक वैल्यू सिर्फ रोशनी के आ जाने से आती है, वो सेम चीज ओज हमारे लाइफ में लेकर के आती है. दैट एनर्जी, इट इज एन एनर्जी, इट इज दैट एक्स्ट्रा थिंग विच कम्स एज द एसेंस. कई शब्द हैं इसके लिए. कई बार आप लोगों को मिलते हैं जिनको देख करके ही आप प्रभावित हो जाते हैं. उनमें आप कहते हैं कि इनमें एक ऑरा है, इनमें एक निखार है. उनके शब्द में, उनके प्रेजेंस में एक ऐसी चमक आपको दिखाई दे, महसूस करते हैं. शायद वो आप देख भी नहीं पाए, लेकिन आप उसे फील जरूर कर सकते हैं. मेरे जो एनर्जी, मेरे सर कहा करते थे,
इट कैन नॉट बी टॉट बट इट कैन बी कॉट. ओके, एक ऐसी बात जो आप महसूस कर सकेंगे. ओज आपके लाइफ की वो एलिमेंट है जो आपके सिर्फ शरीर से नहीं, यानी अगर मैं शरीर शब्द भी अगर यूज कर रहा हूं, जिस तरीके से जहां से मैं एक व्यक्ति को देखता हूं, मैं ये जानता हूं कि हम सबके पास 4 शरीर हैं या शरीर के 4 लेवल्स हैं. Okay. पहला है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है इमोशनल और चौथा है स्पिरिचुअल. Okay. बीमारियां जो हम जानते हैं वो सिर्फ फिजिकल बॉडी पे उसे अटेंड कर पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, लेकिन उन बीमारियों के जो रीजंस हैं, जो डैमेज है, वो शायद और भी गहरे लेवल्स पे हो सकती हैं. कई बार कुछ डैमेज मेंटल लेवल पे होता है, कई लोगों का डैमेज इमोशनल लेवल पे होता है, कई लोगों के डैमेजेस स्पिरिचुअल लेवल पे, जो जिसे हम शॉक या ट्रॉमा कहते हैं. ट्रॉमा एक स्पिरिट लेवल पे, स्पिरिचुअल आई डोंट मीन रिचुअलिस्टिक, या मैं बात को उस डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा हूँ. स्पिरिट यानी आपके भीतर की जो एक तेज है जहाँ से आप जानते हैं, विच इज फर्दर बियॉन्ड एंड डीपर देन योर इंटेलेक्ट एंड द इमोशंस. That energy जो आपकी सोल Right. मान ले. जब हमारी लाइफ में जब भी कोई ऐसी घटना होती है जो हमें शॉक क्रिएट करती है या कोई तरह का ट्रॉमा क्रिएट करती है, वो एक बहुत डीप लेवल पे डैमेज लेकर के आती है. वो डैमेज आपके वाइटैलिटी को बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब कर सकती है. आयुर्वेद ने शब्द यूज़ किया है कि अगर ये शॉक, यानी इसीलिए आई थिंक बिकॉज हम हेल्थ को डिस्कस करेंगे, कई ऐसे फैड सिस्टम्स हैं, फैड डाइट्स हैं, फैड फास्टिंग के जो रूटीन्स हैं कि अचानक से आपने जूस फास्ट कर लिया या सिर्फ वाटर फास्ट पे आप चले गए. ये सारे भी शॉक्स हैं जो आपके ओज को डिप्लीट कर सकते हैं. और आयुर्वेद में, मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि ये अपने आप में डिजीजेस के कारण बन सकते हैं या फिर मृत्यु के भी. इट कैन ऑल्सो बी फेटल. अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आप जानेंगे कि हमारा डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ, वन ऑफ द 4 आइडेंटिटी पिलर्स पे डिपेंड होता है. हम अपने आप को वन ऑफ द 4 आइडेंटिटी पिलर से पहचानते हैं. वो हो सकता है एक इमेज हो, या एक सर्टेन रेवेन्यू या इनकम हो, या एक सर्टेन रिलेशनशिप हो, या हेल्थ हो. आप मानेंगे नहीं, लेकिन सर्वे हुआ, वो बहुत एस्टैब्लिश्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड के वक्त मैक्सिमम डेथ कोविड की वजह से नहीं हुए थे, डर की वजह से हो गए थे. जैसे ही लोगों को पता चल रहा था कि उन्हें कोविड हो गया है, कई लोग इसलिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में चले गए क्योंकि इतना गहरा डर बैठ गया दैट दे वर नॉट श्योर इफ दे विल मेक इट. राइट. सो जो भी चीज़ इन रियलिटी या परसीव्ड आपके आइडेंटिटी को थ्रेट लेकर के आए, वो आपको शॉक क्रिएट कर सकती है आपके लिए. Am I able to explain myself? And that's beautiful because basically हम इन चीज़ों को इतनी लाइटली लेते हैं कि हमने ये डाइट कर लिया. दिव्या जी, कई बार हम जानते ही नहीं कि हमने अननोइंगली अपनी आइडेंटिटी पिलर किस बात को बना ली है. जैसे मान लीजिए, अगर कोई शॉक से बचना चाहे, कोई ट्रॉमा से अगर बचना चाहे या ट्रॉमा से अगर उभरना चाहे, ये जान लेना कि मेरी आइडेंटिटी पिलर क्या है कैन बी वेरी हेल्पफुल. एंड जैसे अभी आप फूड की बात कर रही थी, रिजल्ट ओरिएंटेड
आई थिंक एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उसे कहा जाता है डेस्परेट। हमारे आसपास या तो इतना कंपटीशन है या समहाउ लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं सर्टेन रिजल्ट के लिए। वेट लॉस के लिए डेस्परेट हो जाएंगे, शुगर कंट्रोल के लिए डेस्परेट हो जाएंगे, और हम ये सोचते भी नहीं, रुकते भी नहीं ये देखने के लिए कि ये जो मेरा वेट गेन हुआ, ये ऐसे नहीं कि परसों की बात है कि मैंने 2-3-4 दिन पहले कुछ गड़बड़ कर लिया और इतनी मेरे वेट बढ़ गई। कई फैक्टर्स होती हैं, हम उन सारे फैक्टर्स को नज़रअंदाज करके डेस्परेट मेजर्स की तरफ जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं अब जो लॉन्च हुए हैं, जो कई लोग जो डेस्परेट हैं उन मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस के लिए या शुगर कंट्रोल के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, लेकिन वो गलत हो सकते हैं अगर वो आपके लिए सही नहीं है, अगर वो आपके बॉडी के अंदर कोई तरह का शॉक क्रिएट कर रहे हों। So let me take this back, Dr. Shailendra. Essentially what we're saying is we started by talking about, Ayurveda, and Ayurveda is sort of a form of healing. But आपके body में जो disease है, right, that is just the external, but we actually have 4 parts. The first of it being the soul or the inside, the mental, the emotional, and then आपकी physical body आती है. जी. So I think the first thing we're talking about really is the internal soul, या the innermost, your core. core उसको कहते हैं। और core पे जब आप trauma किसी form का भी आता है, right, that's probably the first thing that needs to be looked at and handled, because that's probably the reason for everything that follows. ये कहना मान लीजिए ठीक ना हो कि that might be the first thing, but if that is the thing, अगर आप ट्रॉमा की वजह से अफेक्ट हो गए और उसकी वजह से कोई कंडीशन मैनिफेस्ट हुई है, सो वो कंडीशन फास्ट हील तब होगी जब वो ट्रॉमा को आप अटेंड कर रहे हैं। वो अगर वो ट्रॉमा फिजिकल है तो फिजिकल लेवल पे उसे अटेंड करना चाहिए थ्रू हाइड्रेशन, थ्रू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर वो ट्रॉमा मेंटल या इमोशनल है, सो या तो काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है या इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। कई बार हो सकता है इन सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़े कि आपके किसी के लिए आपको नरिशमेंट भी देखना पड़ेगा, उन्हें काउंसलिंग भी देखनी होगी, और शायद उन्हें इमोशनल हीलिंग भी रिसीव करनी पड़ सकती है। और इन सबके साथ में एक और एलिमेंट बहुत ज़रूरी कि उन्हें वक्त देना पड़ सकता है। हम हीलिंग प्रोसेस को रश नहीं कर सकते। ओके, समहाउ हमारी बहुत डीप सीटेड कंडीशनिंग है ये कि जब हम पेन में होते हैं, ओके, उसी के साथ हम भी और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक रश क्रिएट करता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ। आपने देखा होगा, आप कभी उदास हैं या आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, आपके दोस्त या आपके पार्टनर या आपके फैमिली वाले कि कौन क्या हो गया, एकदम चेयर अप, जल्दी से आपको चीयर करने लगते हैं। हीलिंग को इतना क्विक करना ही हीलिंग को इग्नोर करना है। कि एक माइंडसेट बता हुआ है कि मैम क्यों कि आप सैड हो, नहीं चलो अच्छा लंच पे चलते हैं, अच्छा लेट्स cheer you up, oh my friend is sad, oh let's cheer you up. So I'd love to understand that कि क्यों हमारा एक माइंडसेट है कि कोई सैड को हम quickly we want to solve it, and why is it wrong? ये एक बहुत डीप कंडीशनिंग है, और इस कंडीशनिंग की शुरुआत होती है जब हम बहुत छोटे होते हैं। बचपन में पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स को कहते हैं आर यू अ गुड बॉय और बैड बॉय, बैड गर्ल्स क्राई, राइट। तो रोने को एक बकेट में डाल दिया जाता है, इज बैड। सो बहुत गहरे में एक कंडीशनिंग बनती है, टू फील सैड इज टू फील रॉन्ग। बीइंग में आप उसे कंडेम कर देते हैं। जिस भी चीज को आप कंडेम करते हैं, एम आई एबल टू एक्सप्लेन टू यू?
जो भी चीज को आप रॉन्ग क्रिएट करते हैं, आप उससे पुश करते हैं। तो जिस भी चीज को आपने कंडेम किया, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, आप उसे प्रोसेस ही नहीं करेंगे। हील करने के लिए प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। आपके कोर के पास वो इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर आप उसे कंडेम कर देते हैं, आप उसे पुश कर देंगे, तो आपका इंटेलिजेंस उस पर कभी वर्क कर ही नहीं पाएगा। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट पेन। राइट। ओके, पेन के 2 साइड्स होते हैं। पेन को अगर आप कंडेम करते हैं, पेन को अगर आप पुश करते हैं, तो वो पेन सफरिंग बनती है। तब पेन के साथ अगर आप स्ट्रगल में ही रह जाते हैं, आप उसे एज ए एनिमी ट्रीट करेंगे, तो वो सफरिंग बनेगी। लेकिन पेन के साथ अगर आप स्ट्रगल ना करें, पेन के साथ आप अगर पेशेंट हो पाए, बहुत करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा। अगर पेन में आप रश ना करें, इट ओपन्स टू अनदर साइड, द पेन बिकम्स द सोर्स ऑफ अवेकनिंग। So pain is at the center, suffering on one side and awakening on the other side. But because of our conditioning कि पेन को हम बुरा मान करके बैठे हैं, पेन के साथ रहने के लिए requires tremendous integrity. How do you do that? Like, how do you stay in pain? By staying compassionate towards what you're feeling. By not feeling that if you are internally weeping, if there is a wound, by not feeling that this is something I must immediately get rid of. So, actually, जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, वो ये जानते हैं कि पेन तब हील होने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं लगती. It transforms very quickly. Actually, pain takes time to heal because we never allow it in its totality. हम उसको अवॉइड करते रहते हैं. आप उसे हमेशा पुश करते रहते हैं. इसीलिए पेन हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में फ्री होता है. खुशी का पल कभी इंस्टॉलमेंट में फ्री नहीं होता. वो अभी आता है और अभी खत्म हो जाता है. बट एक्सप्लेन दिस मोर कि पेन इंस्टॉलमेंट्स में कैसे आता है. नहीं, मैं इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आता. इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होता है. इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होता है. जैसे कि अगर मैं अभी आपको कहूं कि आप अपने लाइफ के उन मोमेंट्स को याद करिए जब आप बहुत खुश थे, बहुत मतलब सबसे हैप्पी मोमेंट्स थे. आप अगर उन्हें याद भी करेंगी तो आपको वो ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि हाँ, वो एक मोमेंट बहुत खुशी का मोमेंट था, मैं बहुत खुश थी. लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप उन मोमेंट्स को याद करिए जब आपकी लाइफ में बहुत पेन था, आप बहुत दर्द से भरी हुई थी, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उन्हें उतने इंटेंसिटी से फील कर पाएंगे जितनी इंटेंसिटी से तब आप उस पेन को फील कर रहे थे. हो सकता है कि वो दर्द अभी आपके हार्ट में यहाँ प्रेजेंट हो जाए, शायद आंसू आने लग जाए, क्योंकि हम हमारे पेनफुल मोमेंट्स को टोटलिटी के साथ नहीं जीते कभी भी. हम हमेशा से उनसे बचना ही चाहते हैं. बिकॉज यू डू नॉट डाई इट, लिव इट टू इट्स फुलेस्ट, यू नेवर डाई इट टू इट्स फुलेस्ट. हर मोमेंट की अपनी एक लाइफ बनी रहती है, वेदर इट इज हैप्पीनेस और वेदर इट इज सैडनेस. हैप्पीनेस को तो आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि अरे बाप रे आज मैं इतना ज्यादा खुश कैसे हूं. कभी आप उसे क्वेश्चन करते हैं? You just accept it. You're happy being happy. You are totally happy. Right. लेकिन if you're unhappy, job lose हो गई, shit exam you are pass never नहीं हो. totally unhappy. Right. You never allow the unhappiness. You never allow the sadness to be total. Somewhere you are in a rush to become free from it. That is a very deep conditioning. This is a key. All meditations begin here. The path of meditation is to actually be totally present to whatever is.
And that's a lot of times why people avoid to meditate, because the moment you will become silent and quiet, you will be confronted with all that is which is painful in your life. Right. हम इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी इसलिए ढूंढते रहते हैं ताकि हम अपने आप को अवॉइड कर सकें, दिव्या जी. And all this social media, the constant distraction, Right. makes it even easier for us to kind of keep Super running. convenient and easy. Let's run away from what This we're business feeling. is an amazing business to entertain someone and keep someone so engaged that they can forget themselves. And I think, so your journey as a healer, your journey as into Ayurveda, can I say, is basically reacquainting people with themselves. Yes, ji. It's like reconnecting with who you are in your core and realigning with what you are really driven by. Any person who finds a connect with what they are driven by will not need to be dependent on entertainment then. So my question, and I'll get into Ayurveda, लेकिन उससे पहले, are different people driven by different things, and how do you figure कि आपका driving force क्या है? That is difficult to tell, but let's say कि हम सबके अंदर potential है. Okay? ये potential वो एनर्जी है जो कुछ कर गुजरना चाहती है अपनी लाइफ में, लेकिन ये अपने आप रिलीज नहीं होती, ये वेट करती है. उसे पोटेंशियल को एक्टिवेट या प्रोवोक करने के लिए ट्रिगर बहुत ज़रूरी है. ओके, ये ट्रिगर वन ऑफ द 3 ट्रिगर्स हो सकते हैं. या तो आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आए तो वो आपका पोटेंशियल रिलीज होता है, या आप किसी बात से बहुत इंस्पायर्ड हो जाएं तो पोटेंशियल रिलीज होता है, या आप बहुत डीपली टच्ड हो जाएं. तो जैसे जो पोएट होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को आप अगर पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस पर्सन इज डीपली टच्ड बाय लाइफ. महात्मा गांधी ने जो लाइफ में किया वो डिस्टर्ब्ड हो गए. राइट? पेन या तो ईदर यू हैव टू बी वेरी डिस्टर्ब्ड और यू आर मोटिवेटेड बाय समथिंग इंस्पायर्ड यू, or you are deeply touched by something. If you allow yourself, you need to remain open. Or the only thing that comes in the way of this is your inertia. Inertia का सही मतलब आलस नहीं होगा, comfort वो सबसे बड़ा फैक्टर है which comes in the way of all kind of growth and realization. Comfort हमसे easily नहीं छूटता. Not just that, हमारे आसपास हर वो चीज और ज़्यादा गहन होती जा रही है, densely available है. Is that everything that will make your life comfortable? That is the only reason why in today's time and age, the more comfortable people are, the more deeply frustrated they are. Right. Frustration के बढ़ने का कोई और रीजन नहीं है. आपके आसपास इतना ज्यादा कंफर्ट आ गया है और एंड यू आर सिटिंग विथ सो मच पोटेंशियल, इतना इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस टॉलरेट नहीं कर पाता टू जस्ट रिमेन स्टैग्नेंट एंड नॉट टू फ्लो इन एनी डायरेक्शन. लाइक वो पानी, राइट? पानी अगर स्थिर हो जाए तो फिर absolutely it is dead. It's dead, it right? is dead. But you're right, like I mean आप बात कर रहे हैं and in my head I'm thinking, you know, आज के दिन हम फ़ोन उठा के 5 मिनट में आपका फूड डिलीवरी हो रहा है, ये हो रहा है. You know, we are really by this much comfort हम अपने आप को मलाइन कर रहे हैं. Let's say that is important. Let's say that is really useful. However, should that limit me or should that liberate me is the question. And Divya ji, the onus, इसकी responsibility तो person पे ही है. You and me are not here to tell anyone what they should be doing. ये सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ढूंढें. अगर लाइफ कन्वीनियंट से भर रहा है, सो उसे
लिबरेटिंग पॉइंट मानना चाहिए या लिमिटिंग पॉइंट मानना चाहिए? बट हाउ डू यू फिगर, एंड आई एग्री विद दिस, लेकिन पहले जो लिबरेशन से चालू होती है फिर वो फाइनली हमें लिमिट कर देती है. यू नो, आई गिव एन एग्जांपल. जब मोबाइल फ़ोन चालू हुए थे, बिल्कुल जी, तो इट वाज अ लिबरेशन, बिकॉज पहले आपके पीपल वुडंट नो, पर पहले घर पे फ़ोन होते थे. सो यू नो, यू हैड टू सिट एट होम, और दिस थिंग, जैसे मोबाइल फ़ोन आए आप गाड़ी में कम्युनिकेट कर सकते हो, यू वुड नो वेयर पीपल आर गोइंग. बट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लिमिटेशन कि फ़ोन नहीं है तो हम ऑपरेट कैसे करेंगे, इधर कैसे जाएं. नहीं होता है तो यू नो, यू ऑलमोस्ट गेट एंक्शियस कि हाउ विल आई बी कनेक्टेड. सो समथिंग दैट वाज supposed to liberate you has now become something your that crux, right, you know, like, holds you. Yeah, exactly. तो आप कैसे इसको, how do you ensure that it stays liberating and not limiting? The only word that can free you, that can liberate, is awareness of your bondage. अगर आपको वो bondage महसूस ही नहीं होती है तो आप लिबरेट नहीं होंगे. अवेयरनेस इज द की, दिव्या जी. जिस दिन, जिस वक्त, जिस समय आपने ये महसूस किया कि आप बॉन्डेज में हैं, दैट बिकम्स योर लिबरेटिंग मोमेंट. सो ये तो इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि उन्हें कितना बॉन्डेज. इट इज़ वेरी सैड, लाइक यू मी, वी आर ड्रिवन बाय एजुकेटिंग एंड काइंड ऑफ वी मीट, कम टुगेदर. हम सोचते हैं कि हम कितना अवेयरनेस क्रिएट करें, कितनी बातचीत क्रिएट करें, लेकिन बाय एंड लार्ज एक जो जनरलाइज्ड कॉन्शियसनेस है वो पसंद करती है बॉन्डेज में रहना. True. क्योंकि हमने जिस बात से शुरू की, कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाना इजी नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड वही है. सो मेरा मैसेज, या मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ या वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो सूनर और लेटर आपको कंफर्ट से बाहर निकलना होगा. उसके बाहर बहुत रिवॉर्ड है, लेकिन और शायद अमेजिंग चीज़ ये भी है कि वो रिवॉर्ड बहुत पर्सनल होगा. आप इतने एनरिच्ड फील करेंगे, एम्पावरमेंट वहाँ पे है. इट्स नॉट समथिंग विच इज सेकेंड हैंड. आप रिचनेस उसकी ये है कि आप फील करेंगे दैट इट इज समथिंग यू हैव अर्नड. उसमें जो वर्थवाइलनेस है वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी. And I completely agree with that, right? कि हम इतने comfortable हो जाते हैं कि हम and that's literally your first this thing to growth. अगर आपको अपने काम में बढ़ना है, अपनी जॉब में बढ़ना है, so if the work you're doing is too easy, means कि आप stagnate होगे. Unless you get to work every day and you are like, you know, ये कैसे होएगा? अगर आपको वो फीलिंग नहीं है तो आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो. लेट मी टेल यू जी, व्हाट आई रियली लाइक व्हेन आई मीट पीपल, व्हाट आई लाइक टू सी इन देम, आर दे डिस्टर्ब्ड और दे आर सेटल्ड. इफ आई फाइंड दैट अ पर्सन इज डिस्टर्ब्ड, आई फील दैट इट इज, टू मी दैट्स ब्रिंग सम पीसफुलनेस, दैट यहाँ पे स्कोप है. इंटरेस्टिंग. यस जी, डिस्टर्ब्ड लोग ही कुछ कर गुजर सकते हैं. सो अगर जो भी देख रहे हैं कि उनके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस है, उनको ये जानना चाहिए वो एक एनर्जी है उनके अंदर जो रेस्टलेस है, जो अभी भी अनरेस्ट क्रिएट कर रही है, कि वो रास्ते ढूंढ रही है. उनको उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए. उस डिस्टर्बेंस को जितना जल्दी वो फेस करेंगे उतनी जल्दी वो एक रास्ता ढूंढ पाएंगे. सो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है, जो भी इस बात को देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि अगर उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो वो उसे इग्नोर ना करें, वो उसे सप्रेस ना करें. मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे डिस्टर्बेंस को सप्रेस करने लग जाते हैं. डिस्टर्बेंस को फेस करें. थोड़े से करेज की जरूरत है, ज्यादा नहीं. और डिस्टर्ब होना शुभ है. जो डिस्टर्ब्ड हैं, कई बार हम हमारे डिस्टर्बेंस को दबाते हैं, उसको नेगेटिवली लेते हैं. शायद वो डिस्टर्बेंस ही थ्रेशोल्ड है जिसे आपको क्रॉस करना है.
और कुछ बहुत प्रेशियस आपके लिए वेट कर रही होती है. जो भी इसके लिए रेडी हैं उनको गाइडेंस मिलने लग जाएगा. एक अग्नि की बहुत बात होती है जी. या सो हाउ डू यू लुक एट अग्नि, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू इनकरेज मोटिवेट आवर सेल्फ एंड ऑल्सो कि कैसे हम उसमें कैरिड अवे ना हो जाएं, या व्हाट इज़ दैट एलिमेंट एज पर आयुर्वेदा. अग्नि के बारे में जो उसका सिग्निफिकेंस बताते हुए जो श्लोक है, दैट सर्वे रोगाः जायन्ते अपि मंद अग्नौ. सारी बीमारी होती है अग्नि मंद होने से. मंद होने से. मंद यानी डिम. ऑल डिजीजेस मैनिफेस्ट व्हेन द डाइजेस्टिव फायर इज डिम. सो कई फैक्टर्स हैं जैसे डिम करते हैं और कई फैक्टर्स से, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद के लिए अग्नि उनका सबसे सेंट्रल पॉइंट है. हम जब सीख रहे थे तो हमें एक चैप्टर था काय चिकित्सा, कायाकल्प और ये सब शब्द आपने सुने होंगे. काया मतलब बॉडी. काया का एक मतलब है बॉडी, लेकिन काय इज अनदर वर्ड सिनोनिम फॉर अग्नि. काय नाम रूप धातु अग्नि, यानी काय चिकित्सा यानी अग्नि की चिकित्सा. हम नहीं कहते क्या लोगों में कि यू नो व्हाट, आपके अंदर फायर नहीं दिख रहा है. किस फायर की बात कर रहे हैं हम? ये फायर का कई स्थान है, कई जगहों पे रहता है. एक तो फायर जो डाइजेस्टिव फायर है जिससे हमें भूख लगती है, जिसे जठर अग्नि कहा जाता है. आमाशय, स्टमक, या ये जो एरिया है वो उसका स्थान है. लेकिन उसके और भी सटल लेवल्स पे भी उसके प्रेजेंस है बॉडी में. उसे धातु अग्नि कही जाती है. ये अग्नि के डिम होने के कई रीजंस हैं. अंडर नरिश्ड होना, या सिंपल 3-4 शब्दों में तो उसे कहा गया है कि अधशन, यानी कि इनअप्रोप्रिएटली खाना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेना, इनकम्पैटिबल फूड्स को खा लेना, इसकी समझ ना रखना, बहुत ज़्यादा गैप करके खाना, या इकट्ठे ही. कई बार लोग सोचते हैं कि मैं नाश्ता भी नहीं करूँगा, दोपहर का खाना भी नहीं खाऊंगा, शाम को एक साथ मैमथ मील कर लेंगे एंड दे फील दैट दे आर रिवॉर्डिंग देमसेल्फ, क्योंकि मैंने दिन भर से, तो वो भी अग्नि को डिस्टर्ब करेगी. तो टू नॉट ईट फूड in the right proportion, right combination, right order and the right time will disturb your Agni. So इन सारी चीज़ों में जो भी माइंडफुल होने लग जाते हैं वो अपनी अग्नि को प्रोटेक्ट कर लेंगे. फास्टिंग, लंघन is one of the fantastic ways of working on the Agni, but provided you know what is your prakriti. I mean, I'd love to get into this क्योंकि ये फास्टिंग एक बहुत बड़ा, you know, सब लोग बोलते हैं IF, intermittent fasting, right. I mean, I think it's one of the biggest trends. अगर Gen Z में देखें, उसमें देखें कि हम intermittent fasting ये एक्चुअली ट्रेंड नहीं है. फास्टिंग सबसे एंशिएंट हीलिंग इंटेलिजेंस है. इसे आयुर्वेद में एक हीलिंग साइंस में भी प्रैक्टिस किया गया है और कई ढेर सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी इसका प्लेस है. उसे आप जैनिज्म में देखें या रोज़ा जो रखते हैं उसे देखें, जो नवरात्रि का उपवास रखते हैं और जो एकादशी रखते हैं. फास्टिंग वॉज द वे टू वर्क ऑन अग्नि. जी. ओके. और इनको करने के उन्होंने सही तरीके बताए थे. So you said fasting was the way to work on Agni. To manage and control the Agni, fasting was... To improve the efficiency of your Agni. Okay. अग्नि का पर्पस क्या है हमारे बॉडी में? अग्नि का पर्पस ये है कि हमें भूख लगती है, हम जो आहार हमारे बॉडी में जाता है उसे कन्वर्ट करना होता है इनटू एनर्जी फॉर्म. लेकिन कई बार कई रीज़न से, मान लीजिए जो आपने खाया है, जो आपने आहार लिया है, वो आपके बॉडी में अंदर जाकर के पूरी तरह एनर्जी में ना कन्वर्ट हो और वो रह जाए. सो फास्टिंग यानी वो पीरियड देना
बॉडी के लिए, जहाँ पे जो रहा सहा है, वॉट एवर वॉज स्टिल लेफ्ट ओवर इन योर बॉडी, which still remains undigested and circulates and is causing problem, your Agni can work on it and convert it into energy. मॉडर्न साइंस में वो ऑटोफेजी बोलते हैं, Autophagy ऑटोफैगी right, बोलते जी. हैं कि जब आप स्लीप करते हो तो बॉडी अपने आप को रिपेयर और नरिश कर लेती है, बिल्कुल. या द फास्टिंग इज हेल्पिंग योर बॉडी शट डाउन एंड रिपेयर. सो डॉक्टर शैलेंद्र, जस्ट यू नो, आई थिंक गोइंग डीपर इनटू दिस इज दिस कॉन्सेप्ट कि हाँ, अभी भी हम आयुर्वेदा को ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट देखते हैं. चलो यू नो ठीक है, आप मॉडर्न मेडिसिन कर रहे हो, चलो फिर आयुर्वेदा यूज़ कर देते हैं. some people are very committed to it, other people will look at is पता नहीं efficacy है या नहीं है. What are the few areas where you feel that Ayurveda is very, very effective, very, very efficient, and can and should be your first port of call? Of course, I don't think that any other healing science has the depth of healing through food as Ayurveda does. आयुर्वेद की हर एक फूड कैटेगरी की जो पकड़ है और उसका इफेक्ट नॉट जस्ट एट अ कंडीशन लेवल बट सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल एंड सेल्यूलर लेवल पे जो उसकी समझ है वो इतनी गहरी है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता. सो आयुर्वेद की तो बहुत बड़ी हीलिंग ऑलरेडी फूड के साथ शुरू होती है. Beautiful. और बॉडी का फूड के साथ सबसे गहरा कनेक्शन है. देर हैज बीन अ पीरियड लाइक लास्ट 6 years आई चोज टू ओनली फोकस एंड पुट माई फुट डाउन दैट आई विल कंटिन्यू टू वर्क थ्रू फूड हीलिंग. क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नोशन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि हील होने के लिए आपको दवा खाने की ज़रूरत होगी. दवा आपको हील नहीं करेगी. हील तो आपके बॉडी की इंटेलिजेंस ही करेगी. Interesting. लेकिन उस इंटेलिजेंस को आप वाइटैलिटी के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं और वो वाइटैलिटी आपको फूड में ही मिल जाएगी. आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. बस दैट्स द रीज़न वाई हमने एक थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड को इंट्रोड्यूस किया. हम 2 कैटेगरीज जानते हैं, हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड. कई लोग बहुत हेल्दी फूड फॉलो भी करते हैं तो भी वो देखते हैं कि उन्हें कुछ ना कोई हेल्थ चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तीसरी कैटेगरी जो आयुर्वेद के पास थी वो प्रेजेंट नहीं की गई थी. इट्स कॉल्ड हीलिंग फूड. Healing food. हीलिंग फूड. Okay. ओके. सो जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल पूछूं कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आप क्या होम रेमेडी चूज करेंगे? काढ़ा. कि वो किससे बना होगा? तुलसी, अदरक, शहद डालेंगे आप? शहद. जी. अब आई इमीडिएटली चेंज माय क्वेश्चन. अगर आपको पेट में दर्द हो या बदहजमी हो तो आप क्या होम रेमेडी यूज करेंगे? अजवाइन, हींग, जी. जीरा. सर्दी जुकाम के वक्त ना ही आपने जीरा, अजवाइन और हींग का नाम लिया. ऐसा क्या है तुलसी में, ऐसा क्या है अदरक में जब आप सर्दी या जुकाम होता है तो आप वो यूज करते हैं? उसमें इट्स हीटिंग. लेट्स हीटी तो अजवाइन भी है ना जी. आई टेल यू, एक तत्व है जिसे मॉडर्न मेडिसिन एक्टिव प्रिंसिपल कहती है. Okay. कुछ ऐसे तत्व हर एक फूड में होते हैं जिनकी एफिनिटी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ होती है. अदरक में ऐसे कुछ तत्व हैं जिसका डायरेक्ट फर्स्ट एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है. अजवाइन, हींग, जीरा में ऐसा कुछ है जिसका कॉलिंग, जिसकी एफिनिटी, नेचुरल इंक्लिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ है. अब ये सोचिए आयुर्वेद के पास ये पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज है कि आप जो दाल खा रही हैं उसकी एफिनिटी यूट्रस के पास जाएगी कि इंटेस्टाइन पे जाएगी कि बोन्स पे जाएगी या ब्रेन पे जाएगी.
आयुर्वेदा ने मैप किया हुआ पूरा है, मैप करके रखा हर हुआ है, फूड का और एक्टिव प्रिंसिपल, एंड वो एक्टिव प्रिंसिपल कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट वो करता एक्टिव है। प्रिंसिपल आपके हेल्दी स्टेट में हेल्थ को क्या एनहांस करेगी और अनहेल्दी स्टेट में हीलिंग का काम करेगी। तो आयुर्वेद आपको 2 स्टेट्स में असेस करता है, प्रकृति में और विकृति में। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जब कंडीशन है तो हम एक विकृत स्टेट में हैं। विकृत स्टेट में आपको हीलिंग फूड की जरूरत है, हेल्दी फूड भी काम नहीं करेगी। सो लवली। सो आपने मेरे लिए 3 एक डिफरेंसेस किए हैं, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, एंड healing वेरी food. इंपॉर्टेंटली इज हीलिंग फूड। जी। एंड इन आयुर्वेदा वी आर लिटरली हीलिंग थ्रू फूड, एंड ये हम Exactly. फूड को अगर हम समझ सकें कि हमारे बिल्कुल। को क्या किस चीज़ के लिए चाहिए, वी कैन लिटरली लुक एट। तो अगर आप आयुर्वेद टेक्स्ट को कभी पढ़ेंगे, इतना इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पीरियड्स बताए हुए हैं कि दे नो एंड दे द फर्स्ट कंडीशन दैट दे हैव पुट, हमें एक आहार के ऊपर, फूड के ऊपर एक चैप्टर है, वहाँ का लास्ट जो श्लोक है, जो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर था, उसमें मेंशन किया गया है कि दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फूड इज दैट इट शुड बी अपीजिंग, यानी टेस्टी होना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद खाना मतलब वो बीमारों का खाना, वो तो बात सबसे गलत है। हावेवर उन्होंने ये बात कही है, जब कंडीशन है तब आपको हीलिंग फूड पे रहना है, ताकि जितना ज़्यादा आप क्लोजली हीलिंग फूड फॉलो करेंगे उतना जल्दी आप हेल्दी फूड की तरफ पहुंच पाएंगे। सो डेस्परेट होना हेल्प नहीं करेगा। That's what we You started. need to be mindful. That's the reason Right. why people who are willing to be invested in their well-being need to be conscious and patient and go ahead with the right understanding. You know that, and you've also mentioned it कि in modern medicine आपको पता चलेगा कि ये आपका मेडिसिन है, इसको खाओगे आपका ये साइड इफेक्ट है, ये ठीक होगा और ये सब ये मान सब लीजिए आपको गलत होएगा। आयुर्वेदा में इज आयुर्वेदा ऑलवेज सेफ अनसेफ? मतलब एक आई गिव एन Yes, एग्जांपल इज शिलाजीत, बिल्कुल। राइट? So- शिलाजीत इज नोन फॉर वाइटैलिटी Absolutely. और फॉर vigor, vitality, stamina, vigor, all of stamina. that, hormonal balance. एंड बट आई नो कि उसमें आपकी क्वांटिटीज कितनी लेनी है, क्या लेनी है, एंड बिल्कुल। ओवर कंज्यूमिंग इट विल लीड You tell me, to- Divya ji, will anything which is effective will not have side effects, एब्सोल्युटली। right? However, the portion and the duration matters. In Ayurveda में ये regulation बहुत ज़रूरी है of what is OTC, over the counter available, and what should be very strictly, specifically be the Vaidya or the doctor recommended. क्योंकि आयुर्वेदिक है, उसको आयुर्वेदिक को और नेचुरल को मिक्स करने में टाइम नहीं लगा लोगों को। जी। आयुर्वेदिक है, होलिस्टिक है, मतलब नेचुरल है और सेफ है और ऑल ओपन है, ये बहुत गलत बात है। जी। रेगुलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड dispensing or taking it with responsibility should be brought in. There are many regulations which you will begin to see in the few days now, that कई proprietary medicines पे ये regulations आने वाले हैं, that it is no more a proprietary like OTC kind of thing, जहाँ prescription ज़रूरी है, उसे कितने समय तक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो भी बात mentioned होती है। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे हमारी बॉडी ही बनी है उन चीज़ों को खा पी करके जो प्लांट डिराइव्ड है। ओके, सो बॉडी में प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए सहन शक्ति बहुत अच्छे लेवल पे है। जैसे बचपन में आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्डमम तो खाया ही होगा ना, तुलसी कहीं ना कहीं तो आई है आपके बॉडी में, जीरा, धनिया, गरम मसाला, कई ढेर सारे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, वनस्पति हैं, क्योंकि बॉडी को प्लांट बेस्ड
कि टॉलरेंस बहुत इनबिल्ट है, आयुर्वेदिक हर्ब्स की टॉलरेंस अच्छी खासी है. इस वजह से साइड इफेक्ट्स अगर होंगे भी तो शायद से मिनिमल होंगे या कम होंगे. इंटरेस्टिंग. या उससे रिकवरी भी फास्ट होगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो भी आयुर्वेदिक है वो लेकर के खा लिया तो आपको उसका साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होगा. ये बात गलत होगी. Because there's certain metals also, right? Bhasma. Certain, okay. मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ. आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो मेटल से बनती हैं मेटालिक नहीं होती हैं. मेटल सोर्स होता है उनको बनाने का, लेकिन उनको बनाने में एक ऐसा प्रोसीजर होता है. जैसे मान लीजिए अगर ये स्टील है, ओके, ये मैं अगर खाऊंगा वो इनऑर्गेनिक है. Right. वो बॉडी इनऑर्गेनिक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. बॉडी सिर्फ ऑर्गेनिक को एब्जॉर्ब करेगी. ओके, इस बात को मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. I get it. लेकिन जो मेटल सोर्स है मेडिसिन बनने का, वो एक ऐसे प्रोसेसेस से गुजरते हैं जहां पे सारी उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. उनमें उनकी सिर्फ पोटेंसी बचती है एंड दे गेट रेड्यूस्ड टू अ स्टेट वेयर दे आर देन ओनली ऑर्गेनिक इन नेचर. However, I'm taking a pause there. However, some pharmaceuticals, they take shortcuts. So the conversion, if it is not completely into the state where it has reached organic, it will have traces of metal in it, which can be toxic to certain organs. Now, there are certain specific, very reputed pharmaceuticals which follow all those steps where Ayurvedic medicines which have metal in its source go through all the processes where they become organic, and they are absolutely safe. They have to follow FDA or they have to follow Ayush protocols. However, the other medicines also which are available, which may be Ayurvedic but not from reliable pharmacies, this discretion has to be followed by the individual or the consumer. Like anything, make sure you're having from a known pharmacist. From a very known, reputed, and actually जो pharmaceuticals metallic compounds देते हैं, उनके पास उनके medicines के साथ में वो mention किया हुआ रहता है that this is the standardization that they have followed. उसका certificate या उसकी छोटी सी information वहाँ पे mentioned ही है. Yep. So one more question I'd like to put in, you did say Ayurveda mein, and this is a thing ki, is non-vegetarian food okay? Absolutely okay. Ayurveda mein does Ayurveda say ki you should be vegetarian, stick to fruits and vegetables? I'm vegetarian, but Ayurveda never. And is meat, fish, and is that okay? मतलब उसका क्या मानना है? आयुर्वेद का बस चले तो वो आपको it will give you everything that is available under the sky. It does not has a bias when it comes to recognizing energy or potency. वो खटमल के खून से लेकर के डायमंड तक आपको इंजेस्ट कराएगा. Yeah. Really? Yeah, जी. It is like one of the medicine, the yuckiest medicine that I've heard of. It was, I don't think that we practice it, was something which dissolves clots, is made from droppings of a bird because it contains a certain acidic property. So that way Ayurveda... So it will take the droppings of a bird, to and give the you, properties of that to clot your to blood. Dissolve the clot. Wow. Like, okay, the most aphrodisiac food in Ayurveda is nakra, eggs of nakra. Nakra, you know what animal creature that is? अगर
मेन को अपने स्पर्म बढ़ाने हैं या क्वांटिटी या स्पर्मेटोजेनिक क्या वो बढ़ाना है, सो द मोस्ट एफ्रोडिसियक फूड आर द एग्स ऑफ क्रोकोडाइल. Like now, where on earth will you go and get I don't want to be claiming that you should start to eat that. I don't think that is in practice, at least in India or in But our. that is what Ayurveda But they have said कि now it does not has a bias. It recognizes what has what property and it will suggest. So उस तरह से it has never got. That's what I'm telling you, जी. It comes from a space of what is unhealthy, healthy and healing in a given condition. Beautiful. That's all. So it's bias, it doesn't hold biases. Hence Ayurveda could go very deep into looking at वो आपको एक मिट्टी है, कितने 8 तरह के salts हैं. Salt which are available in the mountain, salts which are available through ashes of the trees, salts which are available in certain roots, salts which are available then through the sea. ओके इतने ढेर सारे तरह के मिल्क हैं, कैमल मिल्क से लेकर के गोट मिल्क, पिग मिल्क, लाइक वी आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट काउ एंड बफेलो मिल्क. Pig milk. Oh yes, जी. They've mentioned all of that and properties of what these are going to do. There are medicines which should be treated and to enhance the potency. You have to. I'm forgetting. हम खटमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? A certain bug. उसके खून से उस मेडिसिन को आई डोंट थिंक वो मेडिसिन बनाते भी हैं हम, बट ऑल दैट आई एम सेइंग दैट आयुर्वेद में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इसीलिए आयुर्वेद पॉइजन को भी यूज़ करता है. कैनबिस या जिसे कई कंट्रीज में लीगलाइज अब कर रहे हैं, हम तो तब से आयुर्वेद को यूज़ करते थे, धतूर से लेके आर्सेनिक. हाउएवर दे हैव यूज्ड एवरीथिंग because they know the potency. But they also know how to separate its toxicity. Absolutely. And retain the healing property in it. What a fantastic conversation, Dr. Saab. It's like, I started with thinking about Ayurveda, but I think for me it's a lesson in life, and I really feel कि ये ancient sciences में इतनी सारी secrets हैं जो अगर हम परखें समझें तो it can give us a completely different way of living our lives. And complete one. A real complete one which is need of today's time and age. Right. And the generations and the people, and it's got, आप internet देख लो, AI देख लो, I feel Ayurveda या हमारे ancient sciences में सबका तरीका है कि कैसे जीना है. 500% जी. Beautiful. And thank you so very much for this opportunity. You brought up very interesting questions and through that conversations, Divya ji. Thank you.